Hi friends, moving on to part 2, that is lecture 2 of CMA Intermediate Company Accounts. बच्चा लेक्चर 1 में हमने यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल स्टार्ट करा था. आपको याद होगा दोस्त, हम लोगों ने उसमें करा मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी के फीचर्स, आपको मैंने वहाँ पर बताया था. बच्चा एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. थोड़ा हमने सिलेबस के बारे में सीखा था, पेपर पैटर्न के बारे में सीखा था, एंड मैंने थोड़ा सा आपको थ्योरी पार्ट से स्टार्ट करा था. जैसे आपको याद होगा कंपनी के फीचर्स क्या हैं, इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी. बच्चे थोड़ा सा एक रिविजन कर लें. और मैंने आपको बताया थे बेटा इनके मीनिंग, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, कॉमन सील. सो मैंने आपको 7 पॉइंट्स डिस्कस करे थे पिछले लेक्चर में, जिसको मैंने लर्न करने का एक आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था. इनसाइड पीपल, लव एंड थॉट्स, मूवमेंट्स आर क्रिएटेड. दैट इज ISPLTMC. That is inside people, love and thoughts, movements are created. So we have done this. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? तो अभी हमने सिर्फ 7 फीचर्स करे हैं. तो फटाफट से आ जाइए. आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्त, विच इज एक्चुअली माई लेक्चर 2 फॉर CMA इंटरमीडिएट, विच इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ शेयर्स, राइट? सो दोस्त, ये जो टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, ये थ्योरी में करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है. इट इज वेरी वेरी एसेंशियली रिक्वायर्ड. शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 एक हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर 2 इक्विटी शेयर्स. तो आप लोगों ने साथ साथ नोट कर लेना है. एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं दोस्त, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हमारे सिलेबस में पूरा एक चैप्टर है. तो याद रखना दोस्त, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हमारे सिलेबस में पूरा का पूरा एक चैप्टर है. प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली इनका नाम में प्रेफरेंस है. प्रेफरेंस मींस कि जब इनको कैपिटल या डिविडेंड की पेमेंट मिलती है तो पहले पैसा इनको मिलता है. सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स के नाम में प्रेफरेंस है. मतलब जब कंपनी फ्यूचर में कभी भी कैपिटल का पैसा देती है या डिविडेंड का पैसा देती है, आई होप एवरीबडी नोस कि शेयर्स होल्डर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलता है, उसे डिविडेंड कहते हैं. शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है, राइट? सो प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी क्या देती है, प्रेफरेंस. मतलब पहले आपने डिविडेंड और कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स को देना है, फिर अगर पैसा बचेगा फिर इक्विटी शेयर्स के पास जाएगा. तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं दोस्त? इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जिनको कैपिटल और डिविडेंड मिलता है आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सो फॉर द वन लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स जिनको प्रेफरेंस दी जाती है, दैट मीन्स दे आर स्पेशल काइंड्स ऑफ शेयर्स जिसमें डिविडेंड और कैपिटल पहले मिलता है, और इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जिनको डिविडेंड कैपिटल बाद में मिलता है. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड का रेट इज फिक्स्ड. याद रखना दोस्त, इसमें डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है. आपने कई बार देखा होगा, लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा होगा 5% प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे लिखा होता है. तो दिस 5% इज डिविडेंड रेट. तो अब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, आपको 5% ही डिविडेंड मिलेगा. आई रिपीट, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, आपको 5% ही डिविडेंड मिलेगा. बट इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड का रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर साल चेंज कर देते हैं. तो बच्चा ये बात याद रखना, इक्विटी में क्या होता है, डिविडेंड का रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हर साल चेंज कर देते हैं. दे चेंज इट एवरी ईयर, राइट? सो बच्चे इस चीज को याद रखेंगे, डिविडेंड का रेट इज चेंज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर. वो हर साल चेंज कर देते हैं. सो बच्चा इस चीज में दिमाग में रखिएगा. अब जैसे इक्विटी में क्या होता है, जितने ज्यादा प्रॉफिट्स उतना ज्यादा डिविडेंड, जितने कम प्रॉफिट्स उतना कम डिविडेंड. ठीक है? सो ये फंडा चलता है इक्विटी के अंदर, जितने ज्यादा प्रॉफिट्स उतना ज्यादा डिविडेंड, जितने कम प्रॉफिट्स उतना कम डिविडेंड, राइट? अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इक्विटी शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा. प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स, बट इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स के वोटिंग राइट्स होते हैं सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में. मतलब इक्विटी शेयर्स के वोटिंग राइट्स हमेशा होते हैं.
इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑलवेज गेट वोटिंग राइट्स। ऑलवेज रिमेंबर दोस्त, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर बार वोटिंग राइट्स मिलते हैं, उनके पास कंपनी की मीटिंग में वोट करने का अधिकार होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वोटिंग राइट्स होते हैं, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, और उसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। ओके, सो प्रेफरेंस शेयर्स के पास कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स cannot participate in the affairs of the company. They cannot participate in the board meetings of the company, but equity shareholders have the complete right to participate in the management of the company. So guys, याद रखना, equity shareholders have the complete right to participate in the मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग कंपनी के क्लोजर पे, वाइंडिंग अप पे पैसा पहले देते हैं और इक्विटी शेयर्स को पैसा बाद में मिलता है, राइट। सो दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट। सो हम लोगों ने 6 डिफरेंसेस पहले सीखने हैं। दीज 6 डिफरेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्त, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग को थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हमें नहीं पता हमें कौन सा एमसीक्यू पूछ ले, तो थ्योरी जो है वो अच्छे से करके जानी है। थ्योरी नॉर्मली टीचर्स इग्नोर करते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी इग्नोर करते हैं। बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे थ्योरी बेटा अपने आप कर लो, यहाँ से मार्क करा दिया, अपने आप कर लो, नोबडी इज गोइंग टू गिव यू नोट्स। बट आई प्रेफर दैट स्टूडेंट्स शुड गेट नोट्स प्रॉपर वे में, easy language में, so that you can easily answer your MCQs, match the column questions. So these theory notes will be very very useful for you. So चलिए एक काम करते हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा बच्चे नोट भी कर रहे हैं साथ साथ। मेक श्योर गाइज दैट यू आर नोटिंग इट डाउन। सो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, और इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, इनको पेमेंट लास्ट में मिलती है। प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल और डिविडेंड का पैसा पहले मिलता है और इक्विटी शेयर्स को बाद में मिलता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स्ड होता है, इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा, उनको डिविडेंड ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं बट सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, बट इक्विटी शेयर्स के पास हमेशा वोटिंग राइट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर्स के पास कंपनी में बोर्ड मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता। दे कैन नॉट कम एंड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बट इक्विटी शेयर्स के पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का पूरा अधिकार होता है। दे हैव गॉट द कंप्लीट राइट। ओके, नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, जब क्लोजर होता है कंपनी का तो इनको पैसा हम लोग एकदम पहले देते हैं और इक्विटी को एकदम लास्ट में, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पैसा, इक्विटी को लास्ट में होता है। सो दीज आर 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी। सो आई होप दोस्त ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, थ्योरी अच्छे से पढ़ के जानी है। अब मैं आपको थ्योरी के अंदर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करा रहा हूँ, विच इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर थ्योरी। सो बच्चे सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट नोट कर लें कि प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हमें एक स्पेशल चैप्टर है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो उस चैप्टर को समझने के लिए ये थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दिस थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविडेंड। आप लोग लिख लेंगे बच्चा मेरे साथ साथ, क्या लिख लेंगे? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविडेंड। दूसरा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सरप्लस। तीसरा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। चौथा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। सो गाइस कीप ऑन नोटिंग इट डाउन, लिखना जरूरी है दोस्त, लिखते जाइएगा, रुकना नहीं उसको, ठीक है। सो पहला होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविडेंड, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सरप्लस, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी,
चौथा, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। सो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, राइट। सो वी हैव 4 पॉइंट्स। अब हम लोगों ने इनके अंदर फर्दर पॉइंट्स हैं जो एक एक करके सीखने हैं, राइट। सो चलिए, 4 पॉइंट्स, 4 टाइप्स। अब इसकी डिटेल्स। सबसे पहला, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविडेंड। अब समझिए दोस्त, डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस शेयर्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस शेयर्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फटाफट से साथ साथ नोट कर लेंगे। वन इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड द अदर इज कॉल्ड एज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्त, इसको मैं नोट्स के लिए बोलूंगा सीपीएस। सीपीएस क्या होगा? सीपीएस होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव को मैं नोट्स के लिए बोलूंगा नॉन सीपीएस। इट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अब ये सवाल दोस्त अपने पास उठता है कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन कौन से होते हैं। चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स with right to receive the arrears of dividend in next year if not paid in current year due to insufficient profits. Okay, बच्चा बोलेगा सर समझ में नहीं आया। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात करता हूं आपके साथ। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको नाम से पता लगेगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। लेट्स बी स्लो थोड़ा सा। आई विल गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, सपोज कर लीजिए 2010 में कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड नहीं दे पाई बिकॉज कंपनी को लॉस हो गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ लॉस कंपनी वॉज नॉट एबल टू पे डिविडेंड इन 2010। एग्जाम्पल, सपोज 2011 में कंपनी वॉज नॉट एबल टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड बिकॉज ऑफ लॉस। नाउ अगर आपके शेयर सीपीएस हैं, सीपीएस मतलब आपके शेयर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। आपके शेयर्स क्या हैं बच्चा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो उस केस में कंपनी बोलती है कि हम आपको 2012 में अगर हमें प्रॉफिट्स होगा तो हम आपको 2010 का भी डिविडेंड पे करेंगे, 2011 का भी पे करेंगे। मेरा कहने का मतलब, ये जो लास्ट 2 इयर्स के डिविडेंड हैं, ये दोनों सालों के डिविडेंड आपको 2012 में मिलेंगे। सो व्हाट डज आई मीन टू से, कि अगर कभी किसी भी साल लॉस होता है, उस साल अगर आपको डिविडेंड नहीं मिलता तो वो डिविडेंड आपका अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और वो आने वाले सालों में आपको वो डिविडेंड मिलेगा। वो डिविडेंड आपको मिलेगा आने वाले सालों में, इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। व्हेनेवर कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट्स तो वो डिविडेंड आपका एक्यूमुलेट होके, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा, एक साथ करना चीजों को, तो एक्यूमुलेट होके वो डिविडेंड अगले साल मिलेगा, राइट। सो ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर आपको डिविडेंड इस साल नहीं मिला, कोई बात नहीं, लॉस हुआ, कोई बात नहीं। मान लो फॉर एग्जांपल अगले साल भी नहीं मिला तो आपको 2010, 2011 का डिविडेंड 2012 में मिलेगा। 2012 में 2012 का डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसके साथ 2010 और 2011 का भी डिविडेंड मिलेगा। बट दिस फैसिलिटी इज ओनली गिवन इफ यू आर बाइंग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ सपोज अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहे हो तो इसमें दे डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर्स ऑफ डिविडेंड, मतलब इनको डिविडेंड का अगले साल कैरी फॉरवर्ड का राइट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2010 में मान लो कंपनी को हो गया लॉस, ठीक है, और कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पा रही है, इफ कंपनी इज नॉट एबल टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 2011 में अगर मान लो कंपनी को प्रॉफिट हो गया तो ये 2010 का डिविडेंड यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड, यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड इट। याद रखना भाई, क्योंकि अब आपके पास जो शेयर्स हैं वो हैं आपके नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के, तो आप उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो।
आप उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। सो वी हैव टू कैटेगरीज, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। जिसमें डिविडेंड को कैरी फॉरवर्ड करने का राइट होता है क्यूमुलेटिव, जिसमें नहीं होता है उसमें हम कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट क्या था दोस्त? वो था पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सरप्लस। तो आते हैं बी पॉइंट पे, एंड एक्सपेक्ट बच्चे इसको नोट भी कर रहे हैं सारे साथ साथ। तो लेट्स मूव ऑन टू बी पॉइंट। अब बी पॉइंट क्या है दोस्त? एक हमारे पास होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियस, दूसरा है दोस्त नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियस। राइट फ्रेंड्स, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, पहले इसको अच्छे से समझो। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियस वो होते हैं जिनके पास सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है। सर, सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मतलब? सी, व्हेन कंपनी गेट्स लिक्विडेटेड या कंपनी गेट्स क्लोज्ड, हम कहते हैं कंपनी जब बंद हो रही है, लास्ट में जब कंपनी सारा अपना बिजनेस शट डाउन करती है, कंपनी बंद होती है, तो उस केस में कंपनी अपने सारे क्रेडिटर्स को पैसा देने के बाद, अपनी सारी लायबिलिटीज देने के बाद, सारे शेयर होल्डर्स को पैसा देने के बाद, अगर मान लो कंपनी के पास तब भी सरप्लस बच जाता है, ठीक है, सपोज कंपनी ने सबको पैसे दे दिए, तब भी कंपनी के पास इतना वेल्थ था कि कंपनी के पास सरप्लस बच गया। नाउ कंपनी हैज अ लॉट ऑफ सरप्लस नाउ, तो वो सरप्लस नॉर्मली सिर्फ मिलता है इक्विटी वालों को, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स मैक्सिमम रिस्क बेयर करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द पीपल हु एक्चुअली बेयर द मैक्सिमम रिस्क, सो दैट सरप्लस will be distributed only among the equity shareholders. But if you are PPS that means participating preference shareholders, even you will get the right to participate in the surplus. So that surplus will also be given to you. Normally preference shareholders, normal preference shareholders do not get that particular surplus. Right? They do not get that particular surplus because that surplus is only for equity, because they are bearing the maximum risk. उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। But participating preference shareholders एक special category of preference shareholders हैं जिनको surplus में participate करने का एक मौका मिलता है। That means surplus में उनको भी हिस्सा मिलेगा। अब जो non participating है वो normal preference shares हैं, उनमें कोई भी सरप्लस के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है। सो नॉन पार्टिसिपेटिंग आर द नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स हु डू नॉट हैव एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस, बट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दो शेयर्स हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस ऑफ द कंपनी। राइट? सो आई होप फ्रेंड्स इट इज नोटेड बाय यू ऑल। अच्छा, आप सबने नोट कर लिया होगा। ओके, देन वी से भाई पॉइंट नंबर सी, विच इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी इज वेरी सिंपल। वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसको हम इक्विटी में इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं उसे कहते हैं कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स, और जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते उन्हें कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो लेट इट बी वेरी सिंपल, बिकॉज शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर नोन एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, and shares which cannot be converted are known as non-convertible preference shares. Right? तो जिनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं उन्हें कन्वर्टेबल कहते हैं, और जिनको नहीं कर पाते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल। सिंपल डेफिनेशन है दोस्त, इसमें कोई ज़्यादा इसमें टिपिकलिटी नहीं है। और मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस टू इक्विटी कर सकते हो, बट आप इक्विटी से प्रेफरेंस नहीं कर सकते, तो आप प्रेफरेंस टू इक्विटी कर सकते हो। ओके, then we have point of view of redemption. now redemption का मतलब होता है दोस्त रीपेमेंट। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब हो गया कि जब आप लास्ट में पैसा वापस करोगे। अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स दो तरीके के हैं यहां पर भी। तो हमारे पास क्या होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सी, नॉर्मली all shareholders get the money at the end of the life of the company, but there are special category of preference shares
विच इज कॉल्ड एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हमने इसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग भी करनी है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमारे सिलेबस में है बच्चा, सीएमए इंटर के सिलेबस में है। सो हम इसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग भी करेंगे। तो याद रखिएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये कौन से होते हैं। सपोज कर लीजिए मैं कंपनी हूं, आई एम अ कंपनी, मैं आप लोगों को सबको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपके शेयर्स के पैसे 5 इयर्स के बाद वापस कर दूंगा, चाहे कंपनी का उस टाइम पे जो मर्जी सिचुएशन हो। तो ये शेयर्स कौन से हैं दोस्त? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनके पैसे को हम एक सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड के बाद वापस कर देते हैं, और आमतौर पे ये नंबर ऑफ ईयर्स कभी भी 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होते। दैट मीन्स जो कमिटमेंट होता है इट इज लेस देन 20 ईयर्स, राइट। सो इसमें क्या होता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स को एक सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड के बाद कंपनी वापस कर देती है। सो दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रीपेड आफ्टर अ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड आर नोन एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लाइक सपोज आई एम इशूइंग शेयर्स टू अ पब्लिक, और मैंने पब्लिक को बोला भाई मैं आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूं विच विल बी रीपेड आफ्टर 4 ईयर्स। जो मर्जी कंपनी के हालात हो, मुझे 4 साल के बाद आपके पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। बट एक होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली कंपनी के लाइफ के खत्म होने पे, मतलब कंपनी के क्लोजर पे, वाइंडिंग अप पे ही रीपे किए जाते हैं। तो जब कंपनी बंद होगी तभी ये शेयर्स का पैसा आपको मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा, राइट। सो दीज आर 5 कैटेगरीज गाइस, इसको अच्छे से नोट कर लें। आपको मैं एक बार दोबारा से बता सकता हूं बेटा, हमारे पास क्या क्या था? डिविडेंड, हमारे पास है सरप्लस, कन्वर्टेबिलिटी एंड रिडम्पशन, राइट गाइस? ओके, देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर थ्योरी बच्चा। आई होप एवरीबडी इज नोटिंग इट डाउन। उम्मीद करूंगा बेटा सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। द पॉइंट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी रूल्स, सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कहता है कि जब एक कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है तो पब्लिक को कम से कम 90% जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो सब्सक्राइब्ड करने, मतलब खरीदने जरूरी हैं। सपोज कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर एज अ कंपनी मैं आज 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं मार्केट में 1 लाख शेयर इशू करता हूं तो 90%, दैट मीन्स 90,000 शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अगर पब्लिक मेरे 90,000 शेयर्स खरीद लेती है तभी मैं आगे इशू को फर्दर ऑन डिमांड कर सकता हूं, जैसे एप्लीकेशन मांग ली, अलॉटमेंट मांग ली, ये सब चीजें। याद रखना, अगर एक स्पेसिफाइड पीरियड में मुझे 90,000 शेयर्स या 90% तक सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो आई हैव टू रिफंड द अमाउंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज 15 डेज? लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैंने आपको 1 जनवरी को शेयर इशू करे और मैंने टाइम दिया कि 1 फेब तक भाई मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं कि 1 फेब तक आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर लो। चलो, नो क्लोजर ऑफ द इशू का डेट है 1 फेब, ठीक है। सो 1 फेब को इशू क्लोज हो जाएगा। अब मान लीजिए मेरे सिर्फ 70,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब करे। अभी 1 लाख का 90% कितना होता है? 90,000। पब्लिक कितना सब्सक्राइब कर रही है? सिर्फ 70,000। नहीं चलेगा। पब्लिक कितना सब्सक्राइब कर रही है डियर? सिर्फ 70,000। इट इज नॉट वेल, इट इज नॉट गुड। सो कंपनी अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं अचीव कर पा रहा। सो हम एक काम करते हैं, यहां पर 1 फेब में 15 डेज और ऐड करते हैं। सो डेट इज 16th of Feb। सो 16th Feb के पहले पहले कंपनी हैज टू रिफंड द मनी। सपोज कंपनी को 70,000 शेयर्स के पैसे आ गए
कंपनी शेयर्स बट इशू नहीं कर सकती. सपोज कंपनी हैज रिसीव 70,000 शेयर्स का एप्लीकेशन बनी, सो कंपनी हैज टू रिफंड दिस अमाउंट फॉर 70,000 शेयर्स. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. राइट गाइस, सो दिस वॉज अ बिट ऑफ थ्योरी. स्टार्टिंग में सारा का सारा थ्योरी था. तो मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा, आई एम गिविंग यू ऑल 2 minutes, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लीजिए एंड देन वी स्टार्ट विद बिट ऑफ प्रैक्टिकल. ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से एक बार रिवाइज करें. आई एम गिविंग यू 2 minutes, प्लीज गो फॉर अ रिविजन. ओके, सो आई होप सारे स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा बेटा थ्योरी को. अब हमारे पास फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट विच इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल. नाउ ये भी हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का पार्ट है बेटा. शेयर कैपिटल क्या होता है, वी शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. शेयर कैपिटल जो है दिस इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चा. शेयर कैपिटल क्या होता है? सी, शेयर कैपिटल इज नॉर्मली जो अमाउंट हम लोग को शेयर्स इशू करके पब्लिक से आता है. ठीक है, कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, पब्लिक से उनको पैसा आता है जिसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल हमारे पास 3 टाइप्स का होता है. एक होता है ऑथराइज्ड, जिसका दूसरा नाम है नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल. सेकेंड है इशूड शेयर कैपिटल. थर्ड इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को हम लोग फर्दर ऑन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विच इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. सो गाइज याद रखिएगा, वी हैव शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के अंदर हमारे पास आता है ऑथराइज, नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल. देन वी हैव इशूड शेयर कैपिटल. देन वी हैव सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के 2 पार्ट्स होते हैं फर्दर ऑन. We have subscribed and fully paid up, and next is subscribed but not fully paid up. Right? Okay. अब बच्चा ये जानना चाहेगा, सर ये शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज्ड क्या होता है? सी, ऑथराइज्ड को ही हम नॉमिनल बोलते हैं. नॉमिनल का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल. अब ये क्या चीज़ है, चलिए इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. Authorized nominal या registered share capital, it is the maximum amount of share capital with which a company gets itself registered. याद रखिएगा दोस्त, ये क्या है आपके पास, ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जिससे कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराता है. देखिए एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, मैं आपको बताता हूँ. कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराता है कैसे? देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए एक कंपनी अपने 10,000 शेयर से अपना रजिस्ट्रेशन करा रही है और एक शेयर 10 रुपीज़ ईच का है. मतलब इन फ्यूचर कंपनी 10,000 शेयर से ज़्यादा इशू नहीं कर पाएगी. राइट? सो इन फ्यूचर याद रखिएगा, कंपनी कभी भी 10,000 शेयर से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती. तो याद रखना दोस्त, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जिससे कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराता है उसे कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल. ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा. अब सपोज कर लो कंपनी ने 10,000 शेयर से रजिस्ट्रेशन कराया, दैट मीन्स कंपनी इज ऑथराइज टू इशू ओनली 10,000 शेयर्स
in future. Company cannot raise capital for more than 10,000 shares. Okay, now what is issued share capital? Issued share capital is that part of authorized share capital which is actually issued by the company to public. Which is actually issued by the company to public. Now what does it mean? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस 10,000 शेयर में से कंपनी ने अभी 9,000 शेयर्स पब्लिक को इशू करे. 9,000 शेयर्स इशू करे. सो दिस इज इशूड शेयर कैपिटल. सो 1,000 शेयर्स कंपनी फ्यूचर में कभी भी इशू कर सकती है. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अनइशूड शेयर कैपिटल. This is called as unissued share capital. Right? So हमारे पास क्या है दोस्त? Issued share capital और unissued share capital. ठीक है फ्रेंड्स? ओके. अब यहां पर आपके पास क्या है? आई होप सारे बच्चे नोट भी कर रहे हैं. Then we have subscribed share capital. See, subscribed share capital is that part of issued share capital which is actually being subscribed or purchased by the public. For example, a very simple example, suppose ये 9,000 shares issue करे. अब इस 9,000 शेयर में से for example 8,800 shares are subscribed by the public. That means 8,800 शेयर्स बिके, 200 शेयर्स कंपनी के नहीं बिके. ठीक है, तो इशूड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी का बिक गया, जो पब्लिक ने खरीद लिया. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल इस 8,800 शेयर्स में से मान लीजिए फॉर एग्जांपल 8,000 शेयर्स ने पूरे पैसे दे दिए 10 रुपीज के हिसाब से. दे हैव पेड द फुल मनी. ठीक है. सो आउट ऑफ 8,000 शेयर्स, इसको कट कर देंगे दोस्त, इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे. 8,000 शेयर्स ने हमें पूरे पैसे दे दिए. सो अगर 8,000 शेयर्स ने हमें पूरे पैसे दे दिए, दैट मीन्स वो हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. अब सपोज कर लीजिए 800 शेयर्स ने आपको 7 रुपीज दिए. 3 रुपीज पर शेयर आर स्टिल पेंडिंग. 3 rupees per share are still pending. That means that is called as subscribed but not fully paid up. That means people have purchased my shares but they have not paid me the entire amount. They have not paid me the full amount. उन्होंने सारा पैसा मुझे नहीं दिया. याद रखना दोस्त, इसी को हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स. मतलब कंपनी मांग रही है और लोग अभी पैसा नहीं दे रहे, उन्हें कहा जाता है कॉल्स इन एरियर्स. राइट. सो एक बार बच्चों को दोबारा बता देता हूं. ऑथराइज क्या होता है दोस्त? ऑथराइज्ड एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होता है जिससे कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराती है. इशूड क्या है? ऑथराइज्ड का ही एक पार्ट जो कंपनी पब्लिक को इशू करती है. और सब्सक्राइब क्या है बेटा? सब्सक्राइब जो पब्लिक एक्चुअली में खरीदती है. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या है दोस्त? जो पब्लिक एक्चुअली में खरीदती है. अगर पब्लिक खरीद के सारा पैसा दे दे उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. बट अगर सपोज कर लीजिए पब्लिक 800 शेयर्स का फॉर एग्जांपल अभी पेमेंट उन्होंने पूरा नहीं करा, 7 रुपीज आया, 3 रुपीज नहीं आया, सो दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. जो 3 रुपीज आए अभी कंपनी को नहीं आया, जो पेंडिंग है, दोज आर कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स. क्या बोलते हैं दोस्त उनको? कॉल्स इन एरियर्स. Okay, so I'm again giving you all 1 minute for revision so that we can start with one of the question. So we are starting with the first question guys. तो आप लोग को पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब का डिफरेंस पता लगेगा. बट आई जस्ट वांट दैट एवरीवन शुड रिवाइज फॉर 1 minute इन द क्लास. ठीक है, सो प्लीज रिवाइज.
ओके, सो गाइज इसको हम लोग जब कर लेते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल दोस्त एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं. प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन विद मी. चिंटू लिमिटेड, अ कंपनी registered with authorized capital of 1,50,000 equity shares of 10 each. Registered with authorized capital of 1,50,000 equity shares of 10 each. Issued 1 lakh equity shares. Issued 1 lakh equity shares. It called up all the amount and received all amount on shares. It called up all the amount and received all amount on shares except rupees 3 on 10,000 shares. Except rupees 3 on 10,000 shares, we have to classify the capital. We have to classify the capital. Okay. Now guys, please understand this. फटाफट से इसको ध्यान से देखिएगा. हम लोगों ने क्या करना है दोस्त, सबसे पहले आपको बताना है ऑथराइज्ड कैपिटल इसमें कौन सा होगा. We write like this, authorized share capital. Now look here. Authorized is 1,50,000 equity shares at the rate of 10 each. This is 15 lakh. तो ये हो गया हमारा authorized share capital. Then what is my issued share capital? Issued share capital is 1 lakh equity share of rupees 10 each. This is 10 lakh rupees. 10 लाख रुपए दोस्त आ गया अपना issued share capital. Now hold on. अब हम लोग को क्लासिफाई करना है दोस्त, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड. अब आप मुझे एक बात बताइए, 1 लाख शेयर में से 10,000 शेयर पे आपको पूरे पैसे नहीं आए, तो 90,000 शेयर्स आर फुली पेड. आई होप इट्स क्लियर. 90,000 शेयर्स आर फुली पेड गाइस. तो 9 लाख रुपए आ गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड. ठीक है. सो 1 लाख शेयर में से 10,000 शेयर्स पे आपको अभी 3 रुपए नहीं आए. अच्छा, फिर आप ऐसे लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड इज 90,000. फिर आप नीचे लिखोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड. अब नॉट फुली पेड वाले कौन से हैं? वो हैं 10,000 शेयर्स 10 रुपीस के हिसाब से. 10,000 शेयर्स 10 रुपीस के हिसाब से 1 लाख. इसमें से कुछ एरियर्स हैं. बेटा एरियर्स कौन से हैं? 10,000 शेयर्स 3 रुपीस के हिसाब से एरियर्स हैं. यू कैन चेक इट आउट. 10,000 शेयर्स 3 रुपीस के हिसाब से एरियर्स हैं. So this works out to be 30,000 is arrears because question में लिखा है, please read the question carefully guys, 3 rupees arrears है. Right? So हमारे पास बच्चा कितना पैसा आया? Subscribed but not fully paid up में आ जाएगा 70,000.
तो 70,000 वी हैव रिसीव्ड, 30,000 इज स्टिल पेंडिंग. सो ये क्लासिफिकेशन होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का. राइट गाइस, सो यहां पर 9 लाख प्लस 70,000, टोटल इज 9,70,000 rupees. 9,70,000 rupees is your subscribed share capital, and this is the amount which will be transferred to balance sheet. इस अमाउंट को हम लोगों ने बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होता है. So friends, I hope it is clear to you guys. तो ये सारा का सारा हमारा आज का लेक्चर, which actually includes the theory part also and types of capital. Right? और बाकी शेयर्स के बारे में we will be discussing more in the next lecture. चलिए, आई होप सारा कुछ क्लियर होगा बेटा. इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज, यू हैव माई नंबर फ्लैशिंग अप, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू.